हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज में क्लास नंबर 25। इससे पहले मैं 24 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। 2026 और 27 में होने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंडियन पॉलिटी, इसमें हम बात करने वाले हैं भारत की महाधिवक्ता। ओके, पिछली क्लास में हमने भारत के महान्यायवादी के बारे में बात की थी, तो इसीलिए इनको भी यहीं लिखा देते हैं। और आपकी रिक्वेस्ट है कि उन क्लासेस को भी देखिएगा, क्योंकि यदि आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आने वाला है, साथ ही ना ही कोई आगे की क्लासेस में डाउट रहने वाला है। ओके, जो भारत के महाधिवक्ता हैं इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है, तो 165 याद रखिएगा। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। योग्यता, न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य हो। कर्तव्य, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार पर सलाह देना। राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा कौन, तो भारत के महाधिवक्ता। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो आर्टिकल 77 है। इसमें भारत सरकार के कार्य संचालन दिए गए हैं। तो आर्टिकल 77(1) में भारत सरकार की सभा कार्यकारी कार्रवाइयों राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। ये आर्टिकल 77(1) में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 77(2) में राष्ट्रपति के नाम से जारी किए गए आदेशों और दस्तावेजों को राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नए नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 77(2) में। आर्टिकल 77(3) में राष्ट्रपति भारत सरकार के कामकाज के अधीन सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाएंगे और मंत्रियों के बीच जिम्मेदारियां आवंटित करेंगे। तो कौन, ध्यान रखेगा, राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 78, जिसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। जो आर्टिकल 78 है इसमें, ओके, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। आर्टिकल 78 ए, जिसमें संघ के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना। ये आर्टिकल 78 ए में लिखा हुआ है। आर्टिकल 78 वी में संघ के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करना जिसे राष्ट्रपति मांगे। ये आर्टिकल 78 बी में लिखा हुआ है। आर्टिकल 78 सी में यदि राष्ट्रपति अनुरोध करते हैं तो प्रधानमंत्री को किसी भी ऐसे मामले को प्रस्तुत करना चाहिए जो किसी एक मंत्री द्वारा तय किया गया हो, लेकिन वह अभी तक पूरे मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो। ओके, तो ये आर्टिकल 78 सी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री में अशोक के स्तंभ लेख। ओके, पिछली क्लास में अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उन सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी और उसकी एक स्पेशल वीडियो भी बना दी है, तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगर उससे आप करना चाहते हैं तो उसको भी देख लेना। ओके, यहाँ पर दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख। ओके, कुल कितने हैं, तो 7, ध्यान रखिएगा। तो और इसमें अशोक के सभी 7, ओके, 7 स्तंभ अभिलेख शामिल हैं। जो केवल 7वां अभिलेख है उसको सबसे लंबा माना जाता है, ध्यान रखिएगा। शिला अभिलेख, जो 13वां शिला अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और ये ओडिशा का पुराना नाम था कलिंग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लघु शिला अभिलेख, जिनकी संख्या कितनी है, तो 4। इनमें अशोक को उनके नाम के उल्लेख किया गया है। जो ये 4 अभिलेख हैं इन सभी अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। ओके, उनके नाम के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से अभिलेख हैं, जो मास्की अभिलेख ये कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी ये कहाँ, ये भी कर्नाटक। नैतूर ये भी कर्नाटक। गुर्जर अभिलेख ये कहाँ है,
तो मध्य प्रदेश। ओके, ये 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक को उनके नाम से जाना जाता है और उनके नामों का उल्लेख मिलता है इन अभिलेखों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो शिलाभिलेख है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली टोपरा स्तंभ है, इसको फिरोज शाह तुगलक द्वारा हरियाणा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन सा स्तंभ अभिलेख था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली से हरियाणा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट है लौरिया अरारिस और लौरिया नंदनगढ़, दोनों अभिलेख कहाँ पर हैं? बिहार में, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम जियोग्राफी में बात करने वाले हैं राज्यवार बांध। ओके, ये बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के हिसाब से, तो इनको आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, इसमें पोंग बांध है ब्यास नदी पर। जो पोंग बांध है ये कांगड़ा जिले में स्थित है और इसे महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। चमेरा बांध ये व्यास नदी रावी नदी पर है। बैरा शियोल बांध ये भी किस पे है? तो रावी नदी पर। बसी बांध ये भी रावी नदी पर है और नाथपा झाकड़ी बांध ये सतलुज नदी पर है। ध्यान रखिएगा, और ये किस स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में सभी। ओके, नेक्स्ट है पंजाब में थीन बांध, जिसे रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, रावी नदी पर स्थित है। शाहपुर कंडी बांध ये भी कहाँ है? रावी नदी पर। हरकी बांध यह सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है। ओके, हरकी बांध ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में रेहंद बांध, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेहंद नदी पर स्थित है। रेहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर है। लक्ष्मीबाई बांध ये भी कहाँ है? बेतवा नदी पर, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी में। 5वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1974 से 78 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। यह केवल 4 वर्षीय योजना थी। जनता पार्टी सरकार ने इसे 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। मॉडल डीपी धर मॉडल को अपनाया गया था। लक्ष्य कितना था? तो 4.4% प्राप्त करना। प्राप्ति कितने की हुई थी? तो 4.8%। ध्यान रखिएगा। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ओके, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1974 से 75 में। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था और 1971 से 78 में काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के चलते ही। उद्देश्य गरीबी को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना और एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने समय काल से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अनवरत योजना। ये रोलिंग प्लान 1978 से 80 में आया। भारत में लागू प्रोफेसर लकड़वाला के द्वारा इसे लागू किया गया था। अवधारणा गोरनार मेडल द्वारा दी गई थी। पुरानी योजना में फिर से सुधार लाना ये इसका कार्य था। उद्देश्य क्या था? रोजगार को बढ़ाना और बेरोजगारी को कम करना। इनकी बुक का नाम क्या है? तो एशियन ड्रामा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान में विभज्य ऊतक के प्रकार। कल हमने बात की थी 2 तरह के ऊतक होते हैं, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। इन दोनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे की क्लासेस भी देखते जाइएगा। आज हम विभज्य ऊतक के टाइप्स करेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभज्य ऊतक उपस्थिति तने की शीर्ष और जड़ के शीर्ष पर मौजूद होते हैं। कार्य जड़ और तने की लंबाई बढ़ाना, ये इनका कार्य होता है। पार्श्विक विभज्य ऊतक उपस्थित छाल, ये कहाँ होते हैं? तो छाल के नीचे। और कार्य क्या होता है? जड़ और तने की मोटाई को बढ़ाना, ये इनका कार्य होता है। अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक और ये जो ऊतक होते हैं इनकी उपस्थिति पत्तियों के आधार या वर्ग पर्व संधियों पर घासियों में होते हैं। कार्य पत्तियों और पाव संधियों की लंबाई को बढ़ाना, ये अंतर्विष्ट विभज्य ऊतक का कार्य होता है। ओके, तो
ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई मिस्टेक हुआ है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कहीं कहीं आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो आप उसके लिए सॉरी। ओके। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है GS विद नेहा के नाम से। ओके, उससे आप ज्वाइन कर लेना, या मैं उसकी जो लिंक है इस क्लास की कमेंट बॉक्स में नीचे पिन कर दूंगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना और आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।